एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं और खबरों के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी आयुषी का। जी आयुषी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी में सियासी वॉर पलटवार शुरू हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ती नंदी ने अखिलेश को जवाब दे दिया है। अखिलेश ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि उद्घाटन के बाद हफ्ते भर में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गड्ढे निकल आए हैं। अखिलेश के ट्वीट का नंदी ने जवाब दिया कि अखिलेश जी, आपको कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो अखिलेश ने निर्माण की गुणवत्ता पर ट्विटर के जरिए सवाल उठाए थे, जिसका जवाब भी अब अखिलेश यादव को मिल गया है। नंदी ने ट्वीट करके लिखा कि अखिलेश जी, थोड़ा पढ़ लिख कर आपको पोस्ट करना चाहिए। एक्सप्रेसवे पर दोबारा सरफेस लेयर का काम हो रहा है, थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज तो आपको जरूर होनी चाहिए। तो अखिलेश के ट्विटर पर पलटवार करते हुए नसीहत भी नंदी ने अब उन्हें दे दी है। तो ये देख सकते हैं आप, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि अभी इसका उद्घाटन हुए कुछ ही समय बीता है, लेकिन अभी से जो एक्सप्रेसवे है उस पर गड्ढे निकल आए हैं, जिसका जवाब नंदी ने उन्हें दिया है कि टेक्निकल नॉलेज उन्हें होना चाहिए। सरफेस का काम अभी चल रहा है और इस तरीके की परेशानी अभी देखने को मिलेगी, लेकिन सरफेस का काम जब हो जाएगा तो ये सब सही हो जाएगा। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीर भी उन्होंने साथ में पोस्ट की है। बिल्कुल आयुषी, देखिए दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जंग जारी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश के उस ट्वीट में आखिर लिखा क्या था। देखिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो कंटेंट आपके सामने है। लिखते हैं, ये भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़ा उद्घाटन हुआ, बड़े लोगों ने उद्घाटन किया और एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ कि इस एक्सप्रेसवे पर रनवे नहीं बना। अखिलेश की इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट करके पलटवार किया। उनका जो कंटेंट है वो भी लिखे। अखिलेश जी, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने आप को गूगल मैप पर बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुसार थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। अगले ट्वीट में भी लिखते हैं नंद गोपाल नंदी, कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। स्ट्रेस एज और प्रोफाइलोमीटर की सतह से असमानता की जांच एवं जहां कहीं भी असमानता है उसे दूर करने की विशिष्टियों के अनुसार आयताकार भाग में पूर्व प्रयुक्ति सामग्री को हटाकर दोबारा सरफेस लेयर के काम किया जा रहा है। मेरी आपको सलाह है कि अल्पज्ञानी सलाहकारों के अधकचरे ज्ञान पर भरोसा ना करें, राजनीति ना करें। तो देखिए नंद गोपाल नंदी ने यह समझा दिया है कि गड्ढा क्यों हुआ है और इस पैचवर्क पे कैसे काम किया जा रहा है, उसकी टेक्निकल टर्म्स के भी बारे में उन्होंने लिख करके निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। तो देखिए ये ट्विटर पर एक तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर के वार पलटवार दिखाई दिया, जहां पर अखिलेश यादव ने बड़े बड़े गड्ढों को लेकर ट्वीट किया। इस पर पलटवार उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया। उनका कहना है कि ये टेक्निकली तमाम चीजें हैं, सरफेस जो क्लियर नहीं थी, बराबर नहीं थी, उसे बराबर करने की प्रक्रिया के तहत हुआ है और कुल मिलाकर के ट्विटर पर वार पलटवार हो रहा है। अगली बड़ी खबर आयुषी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें तो यूपी में 18 आईपीएस को नई तैनाती मिल गई है। ये बड़ी खबर, एसपी से डीआईजी बने हैं अधिकारियों की तैनाती की गई है और सभाराज डीआईजी एससीआरबी लखनऊ हुए हैं। स्वामी प्रसाद डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ हुए हैं। सौमित्र यादव डीआईजी 112 लखनऊ, रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ हुए हैं। तो यूपी में 18 आईपीएस की नई तैनाती हुई है। ये लिस्ट आपके सामने है, किन किन लोगों को क्या क्या प्रभार सौंपा गया है। सौमित्र यादव डीआईजी को 112 लखनऊ भेजा गया है। रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस को मुख्यालय लखनऊ लगाया गया है। तो एसपी से डीआईजी बने आईपीएस अधिकारियों को ये नई तैनाती मिली है। 18 आईपीएस की नई तैनाती की गई है, जिसमें स्वामी प्रसाद डीआईजी जो हैं उन्हें विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ लगाया गया है और सभाराज डीआईजी एससीआरबी लखनऊ इन्हें लगाया गया है। साथ ही साथ सौमित्र यादव डीआईजी इन्हें 112 लखनऊ लगाया गया है। रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ यहां लगाया गया है।
और चलिए अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और अब वो 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े, जिसमें मुर्मू को 2,824 वोट मिले हैं, जिसका मूल्य 6,76,803 रहा है। वहीं अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए तो कुल 1,877 वोट इन्हें मिले, जिसका मूल्य 3,80,177 रहा। वहीं अगर काउंटिंग की बात की जाए तो 53 अवैध वोट भी पाए गए। वोटिंग पर्सन की बात करें तो मुर्मू को 64.3 जबकि सिन्हा को 35.97% वोट मिले हैं। तो इस बड़े मार्जिन के साथ आखिरकार द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। बड़ा स्वागत उनका किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम बड़े नेता हैं भाजपा के, वो खुद उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें जीत की बधाई दी। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलने उनसे पहुंचे थे और स्वागत उनका किया गया। और देखिए, शुरुआती दौर से ही जब से एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया था द्रौपदी मुर्मू को, तब से ही जीत लगभग पक्की मानी जा रही थी। और कल जिस तरीके से नतीजे सामने आए, जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, तो एक बड़े मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू ने ये जीत हासिल की है। तो देखिए, यूपी से द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले हैं ये भी जान लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। भाजपा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाजपा की तरफ से 255 वोट पड़े हैं। अपना दल की बात करें तो 12 और निषाद पार्टी की अगर बात करें तो 6 वोट उन्हें पड़े हैं। सुभाषपा की तरफ से 5 और जनसत्ता दल की अगर बात की जाए तो 2 वोट उन्हें पड़े हैं। बसपा की बात की जाए तो 1 और शिवपाल यादव का वोट भी इसमें काउंट होता है, तो शिवपाल यादव की तरफ से भी 1 वोट पड़ा है। सपा, रालोद और कांग्रेस, अगर इन तीनों को मिलाकर बात की जाए तो कुल 5, तो कुल इनका होता है 268। तो ये पूरा काउंटिंग रहा है कि किस तरीके से वोट डले हैं और यूपी से द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट पड़े हैं। ये आप पूरा काउंटिंग देख रहे हैं। पार्टियों के हिसाब से किस तरीके से वोटिंग हुई है। भाजपा की तरफ से 255, अपना दल और तमाम जो पार्टियां हैं जो इस वोटिंग में शामिल थी, उनकी तरफ से कितने कितने वोट डाले गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस चुनाव में संयुक्त विपक्ष को भी बड़ा झटका लगा है और अब आपको बताते हैं कि विपक्ष के खेमे में किस तरह की सेंधमारी हुई है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सपा के। तो सपा के कुल विधायक कितने हैं? देखिए, 111 सपा की कुल विधायक है। रालोद के कुल कितने विधायक है? रालोद के 8 विधायक है। और कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल इनके हैं 2 विधायक। तीनों पार्टियों के मिला के अगर पूरा गणित देखा जाए तो 121 विधायक होते हैं। शिवपाल यादव ने क्रॉस वोटिंग की, जिस तरीके से वोटिंग के दिन ही उन्होंने ये कन्फेस कर दिया था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। नाहिद हसन जेल में बंद है, उनका वोट काउंट नहीं हुआ। और यशवंत सिन्हा को टोटल 119 वोट मिलने थे। विपक्ष के 3 वोट निरस्त हुए हैं और ऐसे में यशवंत सिन्हा को 116 वोट मिलने थे। यशवंत सिन्हा को 111 वोट ही मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 5 वोट कम मिले हैं। तो विपक्ष के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। जिस तरीके से पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में हो सकती है और नतीजे के बाद वो कहीं ना कहीं सामने आया है। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की है। बताया ये जा रहा है कि विपक्ष के 5 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। विपक्ष के 3 विधायकों के वोट अवैध भी घोषित हुए हैं। तो चलिए देखिए, आपको पूरा गणित हमने समझाया कि किस तरीके से वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में किस किसने वोट किया है, कितने कितने विधायक जो थे, किस किसने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोट यहां से आते हैं और शुरुआती दौर से ही ये आशंका कहीं ना कहीं जताई जा रही थी। जिस दिन वोटिंग हुई तब से ही ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। सबसे बड़ा दल यानी कि सपा का गठबंधन, उनकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच जो मुकाबला था उसमें ये बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई है और विपक्ष को एक तगड़ा झटका भी लगा है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद अब विपक्ष की तरफ से चिंतन मंथन किया जाएगा। बिल्कुल आयुषी, आपने ग्राफिक्स के जरिए तमाम गणित को समझा दिया, तमाम चीजें दर्शकों के सामने रख दी। और चलिए अब ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं, अनुभव शुक्ला हैं हमारे साथ लखनऊ से। लखनऊ का रुख करेंगे क्योंकि देखिए, क्रॉस वोटिंग की कौन करता है ये तो नहीं पता चल सकता है अनुभव, लेकिन हाँ, क्रॉस वोटिंग हुई है और इसे लेकर के लखनऊ में क्या हलचल।
देखिए बिल्कुल ठीक है, क्रॉस वोटिंग किसने की ये तो कोई नहीं बता सकता। जिसने क्रॉस वोटिंग की है सिर्फ वही जानता है, और जिसने क्रॉस वोटिंग करवाई है या तो वो जानता है। लेकिन इतना तो तय है कि ये राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ है इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है, और वो आंकड़े जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर पता चल जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट थी, उनको एनडीए अलायंस जो है उनके कुल वोट मिलाकर, इसके अलावा जो विपक्ष से लोग आए उनके वोट मिलाकर अगर आप देखिए तो 282 वोट मिलने चाहिए थे उत्तर प्रदेश से, यहाँ के विधायकों के, और उनको मिले कितने 287। तो ये 5 वोट कैसे बढ़ गए? अगर बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, इनके जो हम क्या कैंडिडेट थे वो थे यशवंत सिन्हा। उनको वोट कुल मिलने चाहिए थे 119, लेकिन मिले कितने 111। अब अगर हम ये भी मान लें कि 3 वोट जो इनवैलिड हैं उत्तर प्रदेश में विधायकों के, वो इसी विपक्ष के वोट को मान लें, तब भी 5 वोट तो ऐसे हैं जो उनके खाते में जाने चाहिए थे यशवंत सिन्हा के, लेकिन वो नहीं गया। और वो कहाँ, वो प्लस कहाँ हो गया, वो द्रौपदी मुर्मू के को मिल गया, प्लस उधर हो गया एनडीए की कैंडिडेट की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि 5 वोट तो इधर से उधर हुए हैं। अब जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन शहजील इस्लाम की तस्वीर सामने आ गई थी शिवपाल यादव के साथ, और उस पर उन्होंने कोई भी बात सीधे तौर पर नहीं कही। उन पर अगर किसी पर आरोप लग रहा है तो उसको अपनी बात बतानी चाहिए, आकर बतानी चाहिए कि भाई ये गलत है, मैंने तो कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं की। उन्होंने कहीं इसका खंडन भी नहीं किया। इसके अलावा अब 4 कौन ऐसे लोग हैं, ये तो समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को देखना होगा, कांग्रेस को भी देखना होगा, उनके 2 विधायक हैं। किसने क्रॉस वोटिंग की? अब ये वाकई विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष तो अपनी एकजुटता दिखाना चाह रहा था इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के जरिए, पर वो एकजुटता तो नहीं दिखी, उसमें तो बिखराव हो गया। और बिखराव ऐसा हुआ कि गठबंधन के एक साथी चले गए, ओम प्रकाश राजभर, उनके तो 5 विधायकों ने सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन कर दिया। शिवपाल यादव तो पहले घोषणा ही करके उन्होंने मुंह पर एक क्लैरिटी के साथ बता दिया कि भैया आपके साथ हम नहीं है, आपने नहीं बुलाया, वो स्पष्ट है। लेकिन परेशानी तो वहाँ है ना कि जिन्हें वो अपना समझते हैं वो उनके अपने हैं नहीं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हलचल होगी, तमाम चीज़ों पे नजर रहेगी। लेकिन दिल्ली में भी बड़ी हलचल। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, और किस तरीके की जानकारी आ रही है दिल्ली से क्रॉस वोटिंग को लेकर के? देखिए, अगर स्नेहलता बात करें तो क्रॉस वोटिंग न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई बल्कि देश के कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो क्रॉस वोटिंग असम में हुई है, जहां पे 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले हैं। वहीं अगर बात करें तो गुजरात में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में 6, अरुणाचल प्रदेश में 1, हरियाणा में 1, हिमाचल प्रदेश में 2, झारखंड में 10 और मध्य प्रदेश में 18। तो पूरे देश भर में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, जहां पे लोगों ने अपने पार्टी से इतर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया है। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी चाहती, तो बीजेपी ने अपील भी की थी कि तमाम सारे लोग इस बात को ध्यान रखें कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, तो लिहाजा वोट करें। तो जाहिर तौर से बात है कि कई सारे विधायकों ने अपने पार्टी से इतर, अपने पार्टी के प्रोटोकॉल से इतर विधायकों ने जाकर के द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। अब चूंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं, राष्ट्रपति के लिए उनका निर्वाचन हो चुका है, वो भी अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। आज दिल्ली में तमाम सारे लोग उनको पहुंचकर बधाई देंगे, जिनमें कई सारे कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो कि शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, जो दोपहर 2:30 बजे आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये सभी लोग जाकर के द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे, उनके राष्ट्रपति निर्वाचन पर उनको शुभकामनाएं देंगे और अभिनंदन करेंगे उनका। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके फेयरवेल का भी कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे दिल्ली के होटल अशोका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को फेयरवेल डिनर दे रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो कई सारे कैबिनेट के सहयोगी मौजूद रहेंगे और कई सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो कल भी राष्ट्रपति भवन अपनी ओर से जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे बुद्धिजीवी और कैबिनेट के कई सारे मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 24 तारीख की अगर बात करें तो 24 तारीख को जरूर राष्ट्रपति भवन में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 25 तारीख को एक बार फिर से बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 25 तारीख को सुबह अगर बात करें तो 9 बजे करीब देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई है द्रौपदी मुर्मू, इनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो 24 तारीख को भी एक कार्यक्रम की सूचना आ रही है, जिसमें अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है द्रौपदी मुर्मू, इनके स्वागत में डिनर देंगे। यानी कि अगले 3 दिनों तक यहाँ पे दिल्ली में अगर बात करें तो स्वागत और विदाई के तमाम सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई के कई सारे कार्यक्रम रहेंगे, तो द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के कई सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो इसको
उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और तमाम तरह बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी दिल्ली आ रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है और कई सारे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जो कि पहुंच के द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन पर उनको शुभकामनाएं देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उनसे आगे के लिए तमाम सारी बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाकर रखेगा क्योंकि आने वाले 2-3 दिन तक या यूं कहें शपथ ग्रहण समारोह तक काफी हलचल रहने वाली है दिल्ली में। शुक्रिया अनुभव, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मेरठ में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। कल जहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की, तो कांवड़ यात्रा में यात्रियों की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक स्तर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कांवड़ ड्यूटी में सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्य मार्गों, चौराहों पर सैकड़ों सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो कांवड़ियों का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है और कल की तस्वीर भी आप देखिए, जहां कांवड़ियों पर बुलडोजर पर चढ़कर पुष्पवर्षा की गई और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। चलिए आयुषी, रुक करते हैं सीधा मेरठ का। हमारे सहयोगी सनुज शर्मा के कैमरे से बहुत तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी और तमाम जानकारी उनके पास है भी। सनुज, कहां पर मौजूद हैं आप, क्या देख पा रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के क्या जानकारी है? हाँ देखिए, इस वक्त मैं मेरठ में कांवड़ मार्ग पर हूँ और ये जगह पड़ती है सिवाया टोल प्लाजा और यहाँ देखिए किस तरीके से जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो भोल बम के जयकारे और उद्घोष लगाते हुए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से जो कांवड़ मार्ग है वो शिव में हो गया है, भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देखिए शिव भक्त कांवड़िए कैसे झूमते नाचते गाते शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये चूँकि अब जो बड़ी कांवड़ हैं और जो पैदल कांवड़ हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार इन शिव भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा हमने बताया था कि रात के वक्त से ही जो कांवड़ियों की संख्या है, जो कांवड़ियों की तादाद है वो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई थी। अब देखिए जहाँ भी जाएगी आप कैमरे की नज़र, वहाँ आपको जो शिव भक्त कांवड़िए वो नज़र आएंगे। देखिए यहाँ बोल बम के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। ये देखिए बोल बम बोल बम बोल बम बम बोल बजरंगे महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगे मैया की जय। बोले कहाँ जाएंगे आप? दिल्ली आजादपुर मंडी। कब चले थे? चलिए सनुज, कहीं ना कहीं देखिए उत्साहित नजर आ रहे हैं कांवड़िए और कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की तरफ से भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।